तो छोड़ो अभी सब, हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक क्या है? मानव नेत्र। और मानव नेत्र का मतलब तो सब जानता है कि मानव का मतलब इंसान और नेत्र मतलब आंख। लेकिन इसके बारे में जो सवाल आता है एग्जाम में, दो तरह से आएगा। पहला सब्जेक्टिव में आ सकता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र बनाना पड़ता है और उसके बाद उसके जितने भी अंग होते हैं मानव नेत्र के अंदर, उन सभी का वर्णन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे, मानव नेत्र। सबसे पहले ये बताओ मानव नेत्र है क्या? तुम लोग छोटे क्लास में जैसे 8 क्लास में आता है कि मानव नेत्र के बारे में, या फिर ऐसे समझ लो कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियां समझती है? जो बाहरी नॉलेज को, बाहरी हाव भाव को, बाहरी एक्टिविटी को हमारे शरीर के अंदर यानी ब्रेन तक पहुंचाता है। या सिंपल समझ लो, हमारे दिमाग तक जो भी ज्ञान जाता है ना, जो भी बाहर में हो रहा है, जैसे मान लो कुछ हो रहा है तो देख करके पता चल जाता है, सुन करके पता चल जाता है। ठंडी गर्मी है तो वो त्वचा के टच में आने से टेम्परेचर का पता चल जाता है कि नहीं? तो इसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और उनमें से सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्रिया कौन है? मानव नेत्र। तो देखो हम तुमको 5 ज्ञानेंद्रिया का नाम लिख देते हैं, ये सब याद करने वाला चीज नहीं, इतना मान के चलो मानव नेत्र एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय को सेंसोरी ऑर्गन कहा जाता है कि नहीं? पहला है आंख कान, दूसरा क्या है? कान। पहला आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही 5 अंग है जो शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए क्या कहलाता है? ज्ञानेंद्रिया कहलाता है, त्वचा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो आंख है। तुम ही सोचो, अगर देखा वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। नाक नहीं रहेगा तो खुशबू वगैरह का पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? जीभ नहीं रहेगा तो भोजन का स्वाद का पता नहीं चलेगा, और नाक नहीं रहेगा तो वही खुशबू, सुगंध, दुर्गंध का पता नहीं चलेगा। और त्वचा नहीं रहेगा तो अगर त्वचा नहीं रहता तो फिर जो है हमें बाहरी वातावरण का टेम्परेचर का पता नहीं चलता, सर्दी है कि गर्मी है। तो याद रखना है, ये सभी मात्र 5 ही अंग है जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाता है, आवेगों को पहुंचाता है। और कहां पहुंचाएगा ये आवेग? ब्रेन तक। तो हम लोग उनमें से देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सेंसोरी ऑर्गन जिसको मानव नेत्र कहते हैं, यानी आंख कहते हैं। तो सबसे पहले वर्णन से पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, और चित्र बहुत आसान है। मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है ये बताओ? लगभग गोलाकार। तो गोल आकार का चित्र बनेगा इसका, और इसका चित्र अभी फिलहाल ऐसे बनाओ हाथ से, और घर में ना डिवाइडर वगैरह होता है प्रकाल, उससे तुम गोल करके बना सकता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालेंगे मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, और इसका परिभाषा वगैरह वो नीचे लिख देंगे, मानव नेत्र है क्या और इसके सभी अंगों का वर्णन अलग से करेंगे। सबसे पहले लिखो, स्टार देके, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, यानी कि क्वेश्चन हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे आ सकता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे। ठीक है, चलो लिखो जल्दी जल्दी टॉपिक बताओ। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले चित्र बनाना है। सचित्र का मतलब क्या? चित्र बना के वर्णन करना है। तो हम क्या करेंगे? मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए देखना, गौर से सीखना, बहुत आसान है। एक गोल आकार का ऐसे करके, लेकिन आगे खाली रखना थोड़ा सा, फिर ऐसे करके देखो, बहुत आसान, ये 5 नंबर में आता है। आगे भी थोड़ा सा गैप रखना है और पीछे भी, वो जो है क्यों रखते हैं अभी पता चलेगा। फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता, उभरा निकला हुआ आगे, और फिर पीछे में जाओ ना, बहुत सारी नसें जो है, ऑप्टिक्स जिसको बोला जाता है, वो ब्रेन के अंदर तक पहुंचा होता है, जो कि हमारे साथ, देखो मान लो हम आंख से क्या देख रहे हैं, वो सिग्नल कहां भेजेगा? ब्रेन के अंदर, तब ना पता चलेगा हम किस व्यक्ति को देख रहे हैं, हम क्या घटना देख रहे हैं। तो वो सिग्नल जो है वो नसों के द्वारा, ऑप्टिक्स के द्वारा जाता है कहां? ब्रेन तक। तो ये नस है जो पीछे भेजे हैं, वो क्या है? बहुत सारी नसें होती है। तो उसको फिलहाल इतना छोड़ देंगे। देखो इतना बनाने के बाद है ना, देखने में ठीक नहीं लगता, इसको 2D से 3D में बनाने के लिए थोड़ा इसको मोटा कर देगा, डबल लेयर में। अपने से ही पेंसिल लेके इसको क्या करना है? डबल लेयर कर देना, थोड़ा लगेगा कि नहीं सही माने में मानव नेत्र है। और जिसको अच्छा से चित्र बनाने आ गया, मेन है चित्र, वर्णन में तो इधर उधर करके अच्छा से मिला जुला के कर ही लेता है इंसान। शांति से रहेगा सारा, हम नहीं देख रहे हैं तो नहीं सोचना कोई नहीं देख रहा है। मेरा कैमरा देख रहा है तुम लोग को।
तो समझो ये है मानव नेत्र का भी ऊपरी संरचना का निर्माण किया, ऊपरी संरचना। उसके अभी छोटे छोटे बड़े, पहले इतना बना लो, बारी बारी से बनाएगा ना तो समझ में आएगा। चलो अपने से बनाओ ना रे, बनाइए का क्या मतलब होता है, खुद से बनाओ। क्या गोल नहीं बनाने आता, गोलाकार आकृति क्या नहीं बना सकती है? इशरत घर से बना के लाई है। ये मानव नेत्र ठीक बनाई है, किसका है ये? तुम बनाइए रे, ठीक है। प्रैक्टिस करना इसको बार बार बनाने का, तब जाके बन जाएगा, ठीक। क्या हुआ, क्या हुआ रे, क्या बोली? गलत गलत वर्ड का यूज मत करो, समझी? बहुत पिटाई लगेगा। यहां तक बना लिया, अब देखो आगे क्या होगा। देखो ये तो पहला लेयर है, इसके नीचे ठीक सेम टू सेम एक और लेयर होगा, तो थोड़ा सा गैप देना है। देखो यहां तक देखना है, चित्र समझ जाएगा ना, बनाने में आसानी होगा। सबको दिखाई दे रहा है? पीछे वाला सब देख लो अच्छा से, वहां से दिखाई दे रहा है ना? ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा खुट्टा बीच में, नहीं ना? थोड़ा इधर उधर भुलक भुलक के देख लो। देखो फिर सेम टू सेम उसके नीचे यहां तक, जैसे वहां तक वहां छोड़े थे ना, आधा पहुंचा के वहीं तक छोड़ देना है। फिर उसके बाद इधर भी सेम लंबाई सेम दूरी के बीच एक लेयर और खींचना है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा गैप छोड़ना, पहली बार हम क्या किए थे, थोड़ा सा गैप छोड़े थे, अब थोड़ा ज्यादा छोड़ना है। और फिर ये नसें फिर अंदर लेके जाना है, ब्रेन तक, यहां तक पहुंच गया। और देखो ये जो होता है ना, इस तरह का संरचना वाला होता है, तुमको बताते हैं। इसको भी थोड़ा गाढ़ा कर दो, मोटा कर दो। ये तो बेसिक संरचना है मानव नेत्र का, और इसके जो महत्वपूर्ण अंग है उसको भी दर्शाना है चित्र में, उसको भी दर्शाना, फिर नामकरण भी करना, कौन से अंग को किस नाम से जाना जाता है। यहां तक बना लिया होगा, ठीक है। दोबारा बनाओ ना उसके नीचे सेम स्ट्रक्चर में। देखो यहां सटना नहीं चाहिए, ये थोड़ा दिखाई दे रहा होगा सटा हुआ है, ये गैप है इन दोनों के बीच, और उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। अब देखो ये जो आगे उभरा हुआ भाग रहता है इसको कॉर्निया कहा जाता है, और कॉर्निया के सीध में ही एक लेंस लगा रहता है मानव नेत्र में, जो नेचुरल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये नेत्र के अंदर है, इसलिए इसको नेत्र लेंस कहते हैं। देखो कैसे लिखना, नेत्र बनाना है, ऐसे दो बिंदु दे देना ठीक सामने, यही तुम्हारा आंख का जो है ना लुक को जनरेट करेगा, और इसी से लगेगा कि सही में मानव नेत्र है। ना तो इन्हें बनाएगा ना अच्छा से, लगबेन करेगा कि मानव नेत्र है कि क्या है। और देखो ये जो है ना मांसपेशियों द्वारा पकड़ा रहता है दोनों तरफ से, ऐसे करके सिलियरी मांसपेशी बोला जाता है, इसको दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, इसको खींचता है, सिकुड़ता है, तो इसी की वजह से आंख का जो है फोकस दूरी नियंत्रित होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग संरचना देखते हैं, उसके बाद इसके कार्यों को देखेंगे, कौन सा अंग क्या काम करता है। तो बताओ इतना क्यों लिख लिया ना? अब कुछ नहीं है, यही है मानव नेत्र, इसमें कोई भारी भरकम है? अब देखो कौन कौन सा अंग को किस नाम से जाना जाता है, बना ली तुम लोग? बहुत टाइम लेता है रे एक छोटा सा चित्र बनाने में, जल्दी जल्दी बनाओ ना। देखो यहाँ पे जैसे तैसे बनाओ, घर में नोट्स में अच्छे से बनाना है, ठीक। यहाँ समझना है हमको सिर्फ। देखो एक तरफ से ज्यादा इसमें अंग नहीं लिखेंगे, 4 से 5 अंगों का नाम समझना है। जो सबसे बाहरी संरचना जो उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ बाहर, वो आंख के जो काला वाला एरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया देख लो लिखते कैसे, शुद्ध शुद्ध लिखना, कॉर्निया। उसके बाद कॉर्निया के यहां पे ना, कॉर्निया के जस्ट यहां पे देखो, कॉर्निया एक लेयर का झिल्ली होता है, उसके नीचे जो है परितारिका पाया जाता है। परितारिका लिख दो, ये आंखों के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और आंखों का जो रंग होता है, अलग अलग रंग, नीला, काला, भूरा, तो वो परितारिका की वजह से ही नियंत्रित होता है, तय होता है। तो ध्यान रखना है, पहला कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के नीचे वाला परत, कॉर्निया के नीचे वाला, ठीक नीचे वाला परत, तो उसको हम बोल देते हैं परितारिका। बोलो क्या बोलेंगे?
परितारिका। और परितारिका को एक और नाम से जानते हैं जिसको आइरिस कहा जाता है, तो फिर उसको आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक नाम याद रखना, कॉर्निया के नीचे कौन सा अंग है? परितारिका। किताब में दिया है क्या? नाम में देख लो, परितारिका आइरिस दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। परितारिका को क्या बोला जाता है? आइरिस बोला जाता है, ठीक है। परितारिका आइरिस, थोड़ा समझना है, इसको थोड़ा अंदर भी कर देगा तो बेहतर रहेगा, थोड़ा अंदर धंसा हुआ रहता है ये अंग। फिर देखो ये जो लेंस दिख रहा है किस स्ट्रक्चर में दिख रहा है? हम लोग उत्तल लेंस पढ़े हैं, उसी शेप का है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस नेत्र के अंदर है, इसलिए इसको नेत्र लेंस भी कहेंगे। बोलो, मानव नेत्र में जो लेंस है उसको उत्तल लेंस या नेत्र लेंस, तो लिख देंगे नेत्र लेंस या उत्तल लेंस, दोनों सही है, तो लिख दो यहां फिलहाल नेत्र लेंस। और पूछा जाएगा नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल वाला लेंस। कौन सा वाला लेंस? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अरे आगे देखो, आगे का, आगे अंगों का नाम दर्शाते हैं, ठीक। ये हो गया कॉर्निया, इसके थोड़ा सा अंदर वाला परत को परितारिका बोलेंगे। और ये जो लेंस है मानव नेत्र के अंदर, उसको नेत्र लेंस कहते हैं, क्योंकि नेत्र के अंदर है, और ये लेंस उत्तल वाला होता है, इसलिए उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये झिल्ली टाइप का दिख रहा है ना, वो ऐसे खींचता है, जैसे होता है ना आंख आदमी बड़ा करके देखता है, तो वो बड़ा करने का मतलब है आंख का नेत्र लेंस को खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के कारण फोकस दूरी का नियंत्रण होता है, घटता और बढ़ता है। उसी की वजह से हम कभी दूर का, देखो हर इंसान जो देखता है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दूर का देखने के लिए अलग फोकस दूरी चाहिए, नजदीक का वस्तु देखने के लिए अलग फोकस दूरी चाहिए। ये ऑटोमेटिक कौन नियंत्रित कर देता है? मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने का जो काम करता है वो सिलियरी मांसपेशी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है आंख का, तो लिख लो इस झिल्ली का नाम, ऐसे एरो देके, सिलियरी ऐसे लिखना, सौरसिकार लौरसिकार य बड़ी रो, सिलियरी मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशियों का समूह होता है ये सिलियरी मांसपेशी। तो ये हो गया, यहां तक लिखा। जल्दी करण कुमार, जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया। देखो, और दो अंगों का नाम लिखेंगे। जैसे ये तुमको लग रहा होगा कि अंदर तो पूरा खाली है, लेकिन देखो हम स्ट्रक्चर बड़ा बनाए, लेकिन वास्तव में आंख का आकृति तो छोटा होता है, और जो आंख के अंदर का जो फुटबॉल की तरह चारों तरफ से पैक, और बीच में लिक्विड भरा रहता है, द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ, जिसको कच्चाभ द्रव कहा जाता है। इसको दर्शाने के लिए क्या करना, तुम लोग ऐसे ऐसे चित्र में, अच्छा चलो ये नहीं देना, कोई दिक्कत ना, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, डायरेक्ट नाम लिख दो। क्या? कच्चाभ द्रव। अंदर में कौन सा द्रव भरा रहता है? कच्चाभ द्रव। और यही द्रव के द्वारा जो है यहाँ का जो इमेज है या प्रकाश की किरण है जाके रेटिना पे पहुंचता है, और सबसे अंदर सूक्ष्म अंग को ये लास्ट में एक बिंदा दर्शा देना ऐसे साइड में, और इसी को रेटिना कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है आंख का, रेटिना। और रेटिना का एक और नाम है दृष्टि पटल, लिख दो तो साइड में, दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल लिखो। दो अंगों का नाम और दर्शाना, जो श्वेत वाला भाग रहता है, मानव नेत्र का जो श्वेत वाला भाग रहता है, वो बहुत ही मोटे चमड़े का अपारदर्शक पदार्थ, अपारदर्शक होता है, और उससे प्रकाश अंदर नहीं जा पाता आंख के अंदर, उसको बोला जाता है श्वेत पटल, श्वेत पटल। तो वो श्वेत रंग का रहेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? श्वेत पटल। अच्छा, इसके बीच वाला जो गैप है, इसके अंदर जो गहरे गाढ़े भूरे रंग का एक प्रकार का पदार्थ होता है, उसी को बोला जाता है कोराइड, 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 कोराइड बोलना है, कोराइड लिखा जाता है, ठीक है। देख लो अच्छा से। देखो ये तो है मानव नेत्र का चित्र, अब हम इसका वर्णन करेंगे। देखो चित्र मेन है, चित्र को अच्छे से बनाने आना चाहिए, और उसके अंगों का नाम दर्शाने के लिए आना चाहिए कि कौन सा अंग को किस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्णन करेंगे इसके नीचे। तो सबसे पहले लिखो, इसके नीचे लिखना, मानव नेत्र
की आकृति लगभग गोलाकार होती है। अब वर्णन करना और कुछ नहीं करना है, सारा दर्शा दिया ना। जितने भी नाम था यहां देखो हम लिख चुके हैं, अच्छे से लिख लो और किसी अंग का नाम गड़बड़ नहीं करना, जहां पे जो नाम है वही लिखना। हो गया? डैश देके लिखो या उसके नीचे, मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। लगभग गोलाकार यानी कि गोल ही होता है, थोड़ा सा पीछे निकला हुआ रहता है तो इसलिए लगभग लगाना जरूरी है, आगे उभरा हुआ रहता है। तो लिखो मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। यहां तक लिख लिया? लिखो यह मानव शरीर का, देखो यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख, यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख संवेदी ग्राही अंग है। यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख संवेदी ग्राही अंग है। यह मानव शरीर का सबसे प्रमुख हो गया ना? यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख संवेदी ग्राही अंग है। मानव शरीर में 5 संवेदी ग्राही अंग होता है, उनमें से आंख एक महत्वपूर्ण संवेदी ग्राही अंग है। ठीक है ना? ये लिखना है और इसमें एक लाइन और लिख लो, तब जाके हम बारी बारी से अंगों का डैश डैश देके वर्णन करेंगे। तो लिखो कि इसकी सहायता से, इसी में मिला के लिखना, तुम लोग अलग क्यों करता है? 5 नंबर का सवाल है ना, रोमन देख के नहीं लिखो, एक साथ लिखो। इसकी सहायता से यानी मानव नेत्र की सहायता से, इसकी सहायता से हम बाहरी रंग बिरंगे, बाहरी रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। इसकी सहायता से हम बाहरी रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। यानी कि मानव का आंख ही एक ऐसा अंग है जो हमें बाहर के जितने भी रंग बिरंगे चीजें देखने को मिलती है ना, कलर देखते हैं, लाल, हरा, ब्लू, नीला, तरह तरह का चीज देखते हैं ना, मानव नेत्र की वजह से ही ना देखते हैं। अब उस इंसान से पूछो जिसके पास नेत्र नहीं होगा, मतलब कि नेत्र उसका काम नहीं करता होगा, तो बताओ उसके लिए रात दिन सब बराबर। तो मिला जुला के आंख सोचने से सोचा अगर जाए तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तुम ही सोचो कि तुम्हारा नेत्र का रोशनी आज से खत्म हो जाए, मतलब सोचना है तो सोचो कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा। ना तो तुम खुद से अपना अच्छा से काम कर पाएगा, पढ़ाई में दिक्कत, चलने फिरने दूसरे के सहारे रहना पड़ता है। तो यानी कि मानव नेत्र जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब जो है इसी में एक लाइन देके लिखना है, क्या? संसार को देख पाते हैं। आगे लिखना है, देखो मानव नेत्र के निम्नलिखित, इसी में मिला के लिखना, तब रोमन दे के लिखेंगे। सबको को एक जैसा एक साथ कर देना विशेष कुमार। मानव नेत्र के विभिन्न अंगों का, मानव नेत्र के विभिन्न अंगों का, देखो ना, मानव नेत्र के विभिन्न अंगों का वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहला अंग हम लिखेंगे, अब देखो वो तो मिला के लिख दिया था 4-5 लाइन, यही तरीका होता वर्णन करने का। अब मान लो एक ही तरह से लिखेंगे, लगेगा कहानी लिखा, राइटिंग लिखा है, तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो हम मोटा मोटी बात जो इंपॉर्टेंट था मानव नेत्र के बारे में वो लिख दिए। मानव नेत्र की आकृति गोलाकार होता है, यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संवेदी ग्राही अंग है, और यही एक ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम बाहरी संसार को देख पा रहे हैं। देखो देखने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक आंख, दूसरा प्रकाश। मान लो प्रकाश कितनों रहे, अगर मेरे पास आंख सही नहीं है, मेरा आंख में प्रॉब्लम है, तो क्या हम देख पाएंगे किसी वस्तु को? नहीं ना। तो इसीलिए आंख जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इतना बात लिख दिए। अब हम बारी बारी से डैश डैश देके, रोमन नंबर दे देके हर अंग के बारे में 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन के बाद 1 लाइन कर करके लिखेंगे। तो लिखो, तो सबसे पहला अंग कॉर्निया, रोमन नंबर 1 कॉर्निया। कॉर्निया लिखा, कॉर्निया ऐसे लिखना, कॉर्निया। तो लिखेंगे यह डैश देके लिखो, यह मानव नेत्र का सबसे अगला, आगे वाला, यह मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा हुआ भाग है। यह मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा हुआ भाग है।
ज्यादा नहीं लिखना, एक एक अंग में 2 लाइन 3 लाइन करके उसके बारे में लिखते जाना है। यह मानव नेत्र का यह मानव नेत्र का सबसे, यानी सबसे आगे वाला जो भाग होता है, यह मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा, उभरा मतलब होता है ऊंचा, उठा हुआ थोड़ा सा, यह मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा हुआ भाग है। यह मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा हुआ भाग है जो जो पारदर्शी पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। देखो, अरे लिखो ना शांति से। पारदर्शी अपारदर्शी जानता है, जैसे कि हम लोगों को लगेगा कि मानव नेत्र जैसे आगे से देख रहा होगा काला वाला भाग और साइड साइड में उजला वाला भाग, तो देखो प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस में अपवर्तन होना चाहिए, प्रकाश अंदर जाना चाहिए, तो प्रकाश जो है इन्हें सोचना साइड वाला उजला वाला भाग से चले जाएगा और काला वाला भाग से भी, तो उजला वाला भाग अपारदर्शक है, यहां प्रकाश जाएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा। तो जो है ये कॉर्निया जो है ना, इसी के माध्यम से आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, और प्रकाश प्रवेश करेगा तब तो जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, दो बिंदु आपस, दो रेखाएं जब मिलती है अपवर्तन के बाद। तो याद रखना है ये वाला भाग पारदर्शक है, ये क्या है पारदर्शक। तो इसमें एक लाइन और जोड़ो, जो पारदर्शी होता है लिखेंगे के इसी के द्वारा, इसी के द्वारा मतलब कॉर्निया के द्वारा, इसी के द्वारा प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र में लिखो, इसी के द्वारा प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है। तो कॉर्निया का काम तमाम। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं परितारिका, वैसे तो श्वेत पटल लिखना चाहिए लेकिन चलो, अच्छा एक काम करो श्वेत पटल लिखो, लिख दिया परितारिका क्या, श्वेत पटल, ताकि कॉर्निया के ये बाहर देखो, ये कॉर्निया हुआ और जैसे कॉर्निया खत्म हुआ, इसका साइड साइड वाला जो उजला कलर का भाग है उसको कौन सा नाम, किस नाम से जानेंगे, श्वेत पटल। लिखो तो श्वेत पटल के बारे में, श्वेत पटल डैश दो। और देखो हम लोग तो सभी अंगों को एक साथ वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो है अलग अलग से अगर मान लो श्वेत पटल के बारे में कुछ टॉपिक आए ऑब्जेक्टिव वाला, तो इससे निकाल के तुम आंसर दे सकता है। तो सभी को अलग अलग समझना। कॉर्निया के बारे में क्या पूछ सकता है, मानव नेत्र का सबसे अगला उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया पारदर्शक पदार्थ क्यों पारदर्शक, तो पारदर्शक। मानव नेत्र में प्रकाश किस अंग की सहायता से प्रवेश करती है, तो कॉर्निया की मदद से, कॉर्निया पारदर्शक है और इसी कॉर्निया की मदद से जो है ना मानव नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे श्वेत पटल के बारे में, लिखेंगे यह श्वेत रंग का, उजला रंग का, यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक, यानी कि ये अपारदर्शक पदार्थ मतलब परत है, इसके अंदर से प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है। यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक, यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक चमड़े का बना हुआ परत है, परत है। लिखो यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक चमड़े का बना हुआ परत है। ठीक है, इसमें एक और लाइन जोड़ दो। ठीक, श्वेत पटल, यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक चमड़े का बना हुआ परत है। और देखो ये भी बाहरी भाग है मानव नेत्र का, ये भी बाहरी भाग था छोटा सा, और ये दोनों बाहरी है ना, ये बाहर का लेयर है। तो लिखेंगे यह श्वेत रंग का मोटे अपारदर्शक चमड़े का बना हुआ परत है जो नेत्र का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। चलो, जो नेत्र का क्या होता है, बाहरी भाग होता है। तो श्वेत पटल के बारे में इतना ही लिखना है। तीसरा अंग का नाम लिखेंगे कोराइड, कोराइड। अब जो बचा हुआ इधर का है, पुतली हो गया, परितारिका हो गया, कचापदरब हो गया, नेत्र लेंस हो गया, इसके बारे में देखेंगे। कोराइड,
लिखेंगे, देखो क्लोराइड कहां होगा, श्वेत पटल के निचला वाला भाग, तो ये गहरे भूरे रंग का पदार्थ परत होता है। तो लिखेंगे श्वेत पटल के, श्वेत पटल के ठीक नीचे, ठीक नीचे की परत, की परत जो गहरे भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। फिर से समझो, श्वेत पटल के ठीक नीचे की परत जो गहरे भूरे रंग की होती है उसे क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, उसे क्लोराइड कहते हैं। तो क्लोराइड के बारे में इतना याद रखना, श्वेत पटल के ठीक नीचे वाली परत होती है जो गहरे भूरे रंग की, गाढ़े भूरे रंग की परत होती है, ठीक, इसे ही क्लोराइड कहा जाता है। आगे हम तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर में लिखेंगे, नहीं रेटिना तो अंतिम वाला परत है, भाग है, तो अंतिम में लिखना। अब आ जाओ थोड़ा सा किसमें, परितारिका में, फिर सिलियरी मांसपेशी। तो देखो छोटा छोटा ही पॉइंट है लेकिन लिखना सबको है। फिर लिखेंगे परितारिका, इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा परितारिका से, परितारिका। अच्छा इसके क्वेश्चन लिख दो, आइरिस, कंफ्यूज नहीं करना, आइरिस बोले या परितारिका बोले, दोनों बात एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। तो परितारिका के बारे में याद रखना है, क्या जानेंगे इसके बारे में। तो ये जो है कॉर्निया के बाद वाली परत होती है, और जो है यह क्या करता है, मानव नेत्र में जो प्रवेश होने वाली प्रकाश है बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है, लेकिन उसको बैलेंस मात्रा में भेजना पड़ेगा ना, समझो बात को। प्रकाश जो है आंख के अंदर बहुत ज्यादा जाना चाहता है, कॉर्निया भेज भी देता है उसको, लेकिन जो आगे का जो परत होता है, जो परितारिका होता है, वो उसको नियंत्रित करता है, बोलता नहीं जितना जरूरी प्रकाश की किरण है उतना ही जाओ। अगर मान लो बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा ना तो चित्र सही से नहीं बनेगा, आंख में धुंधला बनेगा। इसको रोकता कौन है, परितारिका। तो परितारिका का सबसे प्रमुख काम है प्रकाश के किरणों को नियंत्रित करना। कहां के प्रकाश की किरणों को, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका। और परितारिका जो है ये एक रंगीन परत है, और इसी परत के वजह से आंख का रंग, देखा होगा तुम लोग, किसी इंसान का आंख का रंग अलग होता है, किसी का अलग होता है, सबका अपना अलग अलग टाइप का आंख का रंग होता है ना। तो आंख का रंग जो डिसाइड होता है ना, वो इंसान के परितारिका के वजह से ही होता है। तो पूछा जाएगा सवाल कि आंखों का रंग या नेत्र का रंग किस के वजह से तय होता है, तो आइरिस यानी परितारिका के वजह से आंखों का रंग तय होता है। तो इतना बात ध्यान रखना, लिखो तो परितारिका के बारे में लिखो, कॉर्निया के, कॉर्निया के ठीक पीछे वाली झिल्ली, झिल्ली टाइप का रहता है, झिल्लीदार, कॉर्निया के ठीक पीछे वाली झिल्ली को परितारिका, तारिका कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे वाली झिल्ली को परितारिका कहते हैं, कॉर्निया के ठीक पीछे वाली झिल्ली को परितारिका कहते हैं, कॉर्निया के ठीक पीछे वाली झिल्ली को परितारिका कहते हैं, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली, जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये नियंत्रण का काम करता है, प्रकाश को सही मात्रा में भेजने के लिए जो है ये काम करता है, ठीक है। गुलफाम यहां तक क्लियर है। अब देखो 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे, 4 नंबर में हो गया परितारिका, ये लिखो सिलियरी मांसपेशी के बारे में। तो 5 नंबर में लिखो सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी, मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी हो गया, सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी। परितारिका के बाद लिखो सिलियरी मांसपेशी।
तो देखो इस वाले अंग को यहाँ पे चित्र में स्पष्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो झिल्ली नुमाया जैसे मांसपेशी के रूप में जैसे पकड़ा हुआ है, इधर का भी इधर का भी, इसी का नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशी। और ये क्या करता है, जो नेत्र लेंस है ना बीच में, उसको जो है देखो ऐसे ऐसे होता है, मान लीजिए तुम कोमल होता है, मुलायम होता है, ऐसे ऊपर से रबर के टाइप का खींचेगा तो सिकुड़ेगा ना, और ऐसे इसको फलका मतलब कि ऐसे छोड़ देगा तो ऐसे फैल जाएगा, तो ऐसे ऊपर खींचता है तो ये आपस में ये दोनों करीब होता है तो फोकस दूरी घटता है, यानी कि फोकस दूरी घटेगा तो क्षमता बढ़ेगा लेंस का, तो वो ज्यादा दूर तक देख पाएगा। और ऐसे इसको छोड़ देता है तो छोड़ता है तो ये थोड़ा सा फैल जाता है, फैलने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है, और फोकस दूरी बढ़ता है तो क्षमता घट जाता है, और जिसके कारण हम नजदीक के वस्तुओं को देखते हैं। तो याद रखना है कि सिलियरी मांसपेशियों का मेन काम होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करना। किसकी फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी का नियंत्रण का कितना नियंत्रण क्यों जरूरी है, जैसे मान लो कोई जैसे होता है कैमरा वैमरा जो फोटो खींचा जाता है, जैसे मान लो कोई बहुत दूर में कोई चीज है उसको हमको कैप्चर करना है कैमरा में, तो आदमी देखता है जूम करता है, जूम करके उसको करीब लेके आ जाता है, जूम समझता है जूमिंग सिस्टम, यानी दूर वाले को क्या करना, तुम करीब दिखा सकता है कैमरा के द्वारा, और करीब वाला चीज को ऐसे जूम आउट करके तुम दूर भेज सकता है ना। तो इसी तरह का काम, कुछ इसी तरह का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी। वो मान लो कि एक प्रकार का जूमिंग वाला ही काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि हमको दूर का देखना देखना अगर देखने की आवश्यकता होती है तो वो दूर की तरफ फोकस दूरी को नियंत्रित करेगा, और अगर हमको करीब के वस्तुओं को देखने की जरूरत होती है तो जो है वो करीब की तरफ फोकस दूरी को नियंत्रित करेगा। तो फोकस दूरी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और बूढ़ा बूढ़ा होने के बाद ना, उम्र बढ़ जाने के बाद यही सिलियरी मांसपेशी अपना जो है ना कार्य करना खो देता है, छोड़ देता है, जिसके कारण लोग जो है ना दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। अक्सर बूढ़े व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है ना। किसी किसी को कम उम्र में ही हो जाता है, लेकिन जो है और जब ज्यादा उम्र होता है ना तो वो दोनों तरह का दृष्टि दोष हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए मान लो दृष्टि में एक दोष उत्पन्न हो जाता है देखने के लिए, नेत्र के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष तीन तरह का होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग सिलियरी मांसपेशियों के बारे में, डैश देके लिखो, यह डैश देके लिखना, यह यह मांसपेशियों की यह मांसपेशियों की एक समूह होती है, यह मांसपेशियों की एक समूह होती है, लिख देते हैं हम भी यहां पे, यह मांसपेशियों की एक समूह होती है, यानी इन्हें सोचना एक ही मांसपेशी है, मांसपेशी बहुत सारे मांसपेशियों के समूह को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। लिखेंगे यह मांसपेशियों की एक समूह होती है, यानी गुच्छा होती है, जो जो लिखेंगे आगे, क्या खा रहा है अरे, जो नेत्र क्या खाया, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित, देखो परितारिका प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सिलियरी मांसपेशी जो है वो किसको नियंत्रित करेगा, नेत्र की फोकस दूरी को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, हो गया। तो यहां तक तुम्हारा क्लियर है सिलियरी मांसपेशी। तो सिलियरी मांसपेशी का कम से कम यहाँ पे चित्र में देख लो, इसे कहते हैं। और उसके जो बाद है ये गुच्छा होता है मांसपेशियों का, और इसका काम क्या होता है, फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना। नियंत्रित करने का मतलब है घटाने की जरूरत होता है तो घटा देता है, और बढ़ाने की जरूरत होता है तो बढ़ा देता है। और ये ऑटोमेटिक होता है, इन्हें कि हम लोगों को डायरेक्शन देना पड़ता है, ब्रेन को सोचना पड़ता है कि चलो फोकस दूरी घटो तो घट जाएगा, बढ़ो तो बढ़ जाएगा। तुम लगता है अचानक हमको आसमान देखने पड़ता है तो अचानक वो फोकस दूरी तुरंत सेकंड भी नहीं लगेगा, नियंत्रित हो जाएगा। हमको ऐसे हाथ में कुछ पढ़ना होता है या किताब विताब पढ़ते हैं, करीब लाके अखबार पढ़ते हैं, तो वो जो है नॉर्मली ऑटोमेटिक जो है क्षण भर का समय में क्या होता है, फोकस दूरी नियंत्रित होकर काम करना शुरू कर देता है। तो फोकस दूरी जो है ऑटोमेटिक नियंत्रित होते रहता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ। चलो अब एक और अंग है, दो अंग और बचा हुआ है। अच्छा दो अंग, रेटिना लिखो, रेटिना 6 नंबर, रेटिना नहीं रे, नेत्र लेंस लिखो, नेत्र लेंस
डैश देके लिखो नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बारे में जानो, नेत्र लेंस के बारे में लिखो। लिखो यह जिलेटिन। जिलेटिन का मतलब समझता है तुम? लिख देते हैं यहां पे, यह जिलेटिन। जिलेटिन मतलब मुलायम पदार्थ को बोलते रहे। जेली खाया, जेली, जेली वाला चॉकलेट वगैरह कितना मुलायम रहता है, तो उसी तरह का ये लेंस है। इन्हें कि कांच की तरह कठोर होगा। ये लेंस कैसा है? मांस का बना, मांसल टाइप का है, तो मुलायम है, जेली जैसा। तो लिखेंगे यह जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ। जिलेटिन से नहीं बना हुआ है, यानी जिलेटिन जैसा मुलायम पदार्थ। देखो यह जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ की बनी होती है, की बनी होती है। यह जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ की बनी होती है। यह जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ की बनी होती है, जो न जो को जिसे करो, जिसे नेत्र लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। यह सवाल कई बार पूछा गया है, मानव नेत्र में कौन सी लेंस लगी रहती है? उत्तल लेंस। नेत्र लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं, कहते हैं। चलो एक लास्ट लिख लेते हैं, 7वां पॉइंट, रेटिना। कचाप द्रव को छोड़ो, कचाप द्रव खाली लिख देना। नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उसे कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है ना? तो कचाप द्रव को लिखेगा क्या? लिख दो। चलो लिखो कचाप द्रव, तब रेटिना लिख देंगे। 8 पॉइंट हो जाएगा। देखो ज्यादा लंबा है नहीं कि 3 पन्ना 2 पन्ना हो जाएगा, एक ही पेज में आ जाएगा, 1 से 1.5 पेज में। लेकिन हाँ पॉइंट ज्यादा है तो इसको लिखना पड़ेगा, सारे पॉइंट को। हो गया यहां तक सबका? कचाप द्रव के बारे में लिखो तो खुद से लिखना है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस एवं रेटिना, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच जो तरल पदार्थ भरे होते हैं, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच जो तरल पदार्थ भरे होते हैं, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच जो तरल पदार्थ भरे होते हैं उसे कचाप द्रव, उसे कचाप द्रव कहा जाता है या कहते हैं। लिखो नेत्र लेंस एवं रेटिना। रेटिना कहां है? देख लो गौर से, नेत्र लेंस यहां और रेटिना यहां, और इसके बीच में जो द्रव है उसे उसे ही क्या कहेंगे? कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है? लिखो उसे कचाप द्रव कहते हैं। तो कचाप द्रव समझ गया। और इसका काम खाली सुन लो, लिखना नहीं है। इसका काम क्या है? जो नेत्र लेंस से, देखो कॉर्निया से प्रकाश गया तो नेत्र लेंस से गुजरेगा और इससे फिर जो है रेटिना तक सही सही ढंग से पहुंचाता है। तो ये प्रकाश की किरणों को रेटिना तक लाती है। कौन? कचाप द्रव। तो लिखो तो लास्ट लाइन, लास्ट अंग का नाम 8वां नंबर ना, रेटिना या दृष्टि पटल। क्वेश्चन लिखना है, लिखना है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। हो गया ना? रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना या दृष्टि पटल हो गया। अब इसके बारे में लिखो, लिखो मानव नेत्र के, डैश देके लिखना, मानव नेत्र के सबसे सूक्ष्मग्राही अंग को रेटिना कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लेना रेटिना के बारे में। मानव नेत्र के सबसे सूक्ष्मग्राही अंग को रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे सूक्ष्मग्राही अंग को, मानव नेत्र के सबसे सूक्ष्मग्राही अंग को रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। देखा, रेटिना कहते हैं। देखो नेत्र के इसी भाग पर, नेत्र के इसी भाग पर रेटिना कहते हैं, और इसी में मिला के लिखना, नेत्र के इसी भाग पर, नेत्र के इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। नेत्र के इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र के
इसी भाग पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और देखो ये जो नसें गई हुई है बहुत सारी, इसका नाम दर्शा दो तो प्रकाश स्नायु कहा जाता है। प्रकाश स्नायु के बारे में भी लिखिए लो, जब इतना लिखे हैं तो इसको भी मत छोड़ो। प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु वहां पे दर्शा के और पॉइंट बना लो, प्रकाश स्नायु। इसका क्या काम है, देखो जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, तो प्रकाश स्नायु जो है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव समझ रहा है ना, जाग जाता है। और वो क्या करता है, वो प्रतिबिंब को हमारे ब्रेन तक भेज देता है आवेग के रूप में, सिग्नल के रूप में। और फिर हमारे ब्रेन को देखो, हर एक चीज कहां पे डिसाइड हो रहा है, ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर। आंख मान लो देख लिया, अब देखा, देख क्या रहा है तुम, वो तो ब्रेन के अंदर ना डिसाइड हो रहा है, आभास हो रहा है। तो सिंपल समझ लो, रेटिना पर सिर्फ प्रतिबिंब बनना काफी नहीं है, और उस प्रतिबिंब को विश्लेषित करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए प्रकाश स्नायु के द्वारा कहां चले जाता है, ब्रेन के पास, दिमाग के पास, ठीक है। और वहां से हमें तब फाइनली एहसास होता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, हम नदी को देख रहे हैं, झील को देख रहे हैं, सड़क पे चलता हुआ गाड़ी को देख रहे हैं। तो अलग अलग चीज देख, जैसे मान लो तुम अभी देख रहा, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब आ रहा होगा, मानव नेत्र बना हुआ, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये जो है अंतिम रूप से कौन सोच रहा है, दिमाग ही ना सोच रहा है। तो नेत्र का काम है सिर्फ प्रतिबिंब बनाना, और बाद बाकी का काम किसका होगा, दिमाग का, ब्रेन का। तो लिखो तो प्रकाश स्नायु के बारे में छोटा सा लाइन लिख लो ना, प्रकाश स्नायु देके डैश लिखो। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को आवेग के रूप में, आवेगों के रूप में लिख दो, आवेगों के रूप में, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को आवेगों के रूप में, आवेगों के रूप में, आवेगों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य प्रकाश स्नायु करता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को आवेगों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम रेटिना करता है, नहीं नहीं, प्रकाश स्नायु करता है। ये जो नसें होती बहुत सारी, जो ब्रेन के अंदर जुड़ा होता है, क्या लिखा है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को आवेगों के रूप में, सिग्नल के रूप में, आवेगों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य प्रकाश स्नायु करता है। तब जाकर, लिखो तब जाकर, प्रकाश स्नायु करता है, तब जाकर हमें, तब जाकर हमें, तब जाकर हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। तब जाकर हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। तब जाकर हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। तब जाकर हमें किसी वस्तु को देखने का क्या होता है, आभास होता है, ठीक है। ठीक, तो ये 9 अंग जो है, इसका वर्णन तुम कर देगा, चित्र सही से बना देगा, तो 5 में 5 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जल्दी उतार लो सब कोई, फिर जो है हम लोग थोड़ा सा दृष्टि दोष को समझ लेते हैं।